डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बारी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। यस, जो थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था उसकी एक तरह से रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के थ्रू, जो कि एमए एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं बल्कि अदर एग्जाम, खास करके यूजीसी नेट एंड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यूजफुल होंगे। सो विदाउट कोई वक्त जाए कि लेट अस स्टार्ट एमसीक्यूज ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। The first question हम देखें कि which one of these was not one of the traditional approaches is in comparative politics। मतलब यहाँ पे हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पहले जो अप्रोचेस हैं डिफरेंट, उसको कुछ स्लाइड्स में हम लोग कवर करेंगे। आपको पता है कि दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो हिस्टोरिकल नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच है, लीगल फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनल। एंड जो मॉडर्न अप्रोच हुआ उसमें बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आ गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आ गया, सिस्टम थ्योरी आ गई एंड ऑल, नए तरह के इम्पेरिसिज्म जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड से इंक्वायरी एंड वो। और उसका जो स्कोप भी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बढ़ गया। यहाँ पे फिर से आपको याद दिला दे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। बेसिकली कंपैरिजन के थ्रू टाइम एंड स्पेस में जब हम पॉलिटिकल फिनोमेना का कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेमोक्रेसी यदि हम कनाडा में और इंडिया में कंपेयर करें या अमेरिका और इंग्लैंड में कंपेयर करें, उससे यदि हम कुछ थ्योरी बिल्ड करते हैं, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड है। सो इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है? पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, जैसे अभी तक मैंने आपको बता दिया होगा। तो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच नहीं है, इसलिए सही आंसर है ए। पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच जो है मॉडर्न अप्रोच है। अब यहाँ ये कि मॉडर्न अप्रोच इसमें से कौन नहीं है। तो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच तो है, आपको पता है। न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न के लिए। हिस्टोरिकल अप्रोच कैसे हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच तो यहाँ आ चुका है, इसलिए ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इन सबको आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से अप्रोच मॉडर्न में है, कौन ट्रेडिशनल में। Identify the correct chronological order in which the following approaches emerged in comparative politics। ये मैंने रेड कलर से दिया, इसका मतलब ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट से लिया है, क्योंकि उससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ जो है प्रीवियस डीयूटी और जेएनयू के क्वेश्चन हैं। तो इसमें से ये कहा जा रहा है कि ये जो अप्रोचेज हैं, अभी आपने देखा ऊपर, वो किस क्रम में आए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो आप देखिए कि ये चार अप्रोच में मार्क्सिस्ट अप्रोच भी यहाँ पे है, बिहेवियरल अप्रोच भी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि फिलोसफिकल अप्रोच आएगा, क्योंकि ये तो जमाने से है, प्लेटो के टाइम से है, एरिस्टोटल के टाइम से है। तो फिलोसफिकल अप्रोच वन होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्क्सिस्ट आएगा, क्योंकि ये तो 19th सेंचुरी में शुरू हो गया था। बिहेवियरल अप्रोच तो 20th सेंचुरी का है। और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म तो बहुत ही बाद का है, बिहेवियरल के बाद का भी है। तो इस तरह से क्रम आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। अब यह है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बीच में आप बहुत सारे डिफरेंस देख सकते हैं। आपने एक देख लिया कि किस तरह से वो फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल है, ये इंपेरिकल है और साइंटिफिक है एंड ऑल। तो इसके बेसिस पे देखिए कि ये तो पहला तो वही जो मैंने अभी कहा कि ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल है, मॉडर्न अप्रोच एनालिटिकल इंपेरिकल फैक्ट बेस्ड है, तो ये तो सही होगा। स्कोप भी दोनों का बहुत अलग था। जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था, यहाँ एल छूट गया है, वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच था। मॉडर्न जो है वो बहुत ज्यादा उसका स्कोप बढ़ गया है, वो नॉन स्टेट एक्टर की भी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर जैसे वोटिंग पैटर्न एंड ऑल, इंटरेस्ट ग्रुप, इलेक्शंस, इन सब की भी करते हैं। और institutionalism is a major component of traditional approach, whereas modern approach does not include institutionalism। ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि institutionalism जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में भी है और मॉडर्न अप्रोच में भी है। मॉडर्न अप्रोच में वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। ट्रेडिशनल अप्रोच इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल लीगल है, जबकि मॉडर्न अप्रोच इनफॉर्मल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है और फैक्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसलिए सही आंसर इसमें है सी। अब यदि आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें थ्योरी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ दिए गए हैं, या अप्रोचेस कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, और ये पॉलिटिकल थिंकर हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, इनको जरा मैच करें। कार्ल ड्यूस को देखें। कार्ल ड्यूस जो है, इसमें से कौन सा उन्होंने दिया है। तो आप पहले हम लोग इधर आते हैं। एडवर्ड सील ने जो है ये थ्योरी दिया है सेंटर और पेरिफेरी। इनफैक्ट इन्होंने ऐसे लिखा था सेंटर एंड पेरिफेरी पे। एप्टर मैंने यहाँ पे दिया भी, उन्होंने लिखा भी है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी 70s में आई थी, अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी
को हेल्प करने के लिए, उनके स्ट्रैटेजी से डेवलपमेंट कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो, अमेरिकन गाइडेड, उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो डेविड एप्टर जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। आपको पता है कि गैब्रियल अल्मंड और सिडनी वर्वा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने बताया है, इन्होंने तो बुक ही लिखा था सिविक कल्चर, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे कंट्री का कंपैरेटिव स्टडी किया था कि वहां पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो उस बेसिस पे आलमंड एंड वर्वा। तो कार्ल ड्यूज जो है वो उन्होंने किया थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो कई बार यहाँ पे एक ट्रिक भी समझिए कि यदि आप थोड़े कंफ्यूज कर रहे हो तो और ऑप्शंस को देखिए। कई बार तो आपको केवल एक भी यदि मैच पता है तो आपको क्लू मिल जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि एक ही मैच से आप पूरे मैच का देख सकते हैं, मतलब वो इजी ऑप्शंस होते हैं, ओनली वन मैच इज करेक्ट। सो इस तरह से इस आंसर को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इधर देखिए कि अगेन जो है पॉलिटिकल थिंकर हैं और ये अप्रोचेज हैं, जो मेजर अप्रोच जो मैंने आपको बताया, जैसे डेविड ईस्टन जो है ये तो पितामह है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सिस्टम अप्रोच है उसके फादर हैं। तो आप यहां मिला लीजिए सिस्टम अप्रोच, डेविड ईस्टन को सिस्टम अप्रोच कभी भूलिएगा नहीं। एलमंड एंड पावल जो हैं उनको भी आपको नहीं भूलना चाहिए, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जनक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है? स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन से जो पैटर्न से जो बनता है, आप उसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जैसे कि कास्ट सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, तो और हर स्ट्रक्चर जो है कुछ फंक्शन करता है। कास्ट सिस्टम के भी कितने फंक्शन थे, इवन इंस्टीट्यूशन को भी आप एक स्ट्रक्चर के जैसा देख सकते हैं। तो हर स्ट्रक्चर जो है समाज में एक फंक्शन करता है। तो उस बेसिस पे जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एनालाइज करने की कोशिश करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये आलमंड एंड पावल ने दिया है। मार्ज एंड ओलिसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने गार्बेज कैन मॉडल भी दिया था, डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी दिया है। तो ये जो है एक तरह से न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के जनक माने जाते हैं। और आलमंड एंड सिडनी बर्वा जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉलिटिकल कल्चर पे उन्होंने काफी काम किया है। तो इस तरह से ये मैच है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना चाहिए। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट पॉलिटिकल कल्चर? अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच में ये इसमें से कौन सा सही नहीं है? Political culture is defined as basic attitude in society towards political system and pattern of orientation to political actions, both explicit and implicit. मतलब बेसिकली आलमंड ने इस तरह से इसको डिफाइन किया था। आलमंड एंड जो कि जनक माने जाते हैं इसके पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के, उनका बेसिकली कहना था कि जनरल ओरिएंटेशन पीपल का पॉलिटिक्स के प्रति कैसा है। क्या वो उदासीन है, क्या वो उससे इंगेज होते हैं, क्या वो उससे उससे वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, या उसके पक्ष में बाई पार्टीजन हो जाते हैं। इस टाइप का इसको पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। सैमुअल बियर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ये कैसे हो सकते हैं, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि आलमंड जो है फादर हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के लिए? गलत है, ये दोनों सही है। आप जस्ट पढ़ लीजिए, फ्रैगमेंटेड, होमोजीनियस, आइसोलेटिव, फ्यूजनल, ये ब्ला 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 जो है ये सब टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है। आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, कई बार पूछा सकता है एक क्वेश्चन के इसमें से कौन सा जो है टाइप नहीं है। गैब्रियल आलमंड इज कंसिडर्ड फादर, ये तो सही है, इसलिए सही इसमें आंसर है बी। अब यहाँ पे अगेन हम देखें कि अब हम लोग थोड़े आ रहे हैं क्रिटिकल थ्योरीज में, जिसको आप कह सकते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म के अगेंस्ट में बहुत लोग उठ के खड़े हुए, खास करके पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स। तो उनके जो क्रिटिकल थ्योरी है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसको हम लोग देखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, उन्होंने जो है काफी काम लैटिन अमेरिका पे किया। उन्होंने लिखा डिपेंडेंसी थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, जिसमें उनका बेसिकली ये कहना था कि जो अंडर डेवलपमेंट है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, उसका मेजर कारण ये है कि उनके जो डेवलप्ड रीजन, जिसको हम जैसे कि मुंबई दिल्ली है, वो बेसिकली सैटेलाइट की तरह काम करते हैं। जो डेवलप्ड नेशन है वो बेसिकली वो चूसते हैं, डेवलप्ड नेशन अपना सैटेलाइट बनाते हैं कुछ रीजन को डेवलपिंग नेशन में, और इस तरह से वो बेसिकली वो कंट्री अंडर डेवलप्ड रहता है। वो एक तरह का रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाता है, बाजार बन जाता है, और उसका डेवलपमेंट होता नहीं है। तो सैटेलाइट नहीं बनना है, इंडिपेंडेंट रहना है, ये इनका कहना था डिपेंडेंसी थ्योरी में। तो आंद्रे गुंदर फ्रैंक, एडवर्ड सेड जो है इसको आप भूल नहीं सकते हैं, इन्होंने ओरिएंटलिज्म लिखा, बुक ही लिखा 1978 में। ओरिएंटलिज्म बेसिकली क्या कहता है कि वेस्टर्न जो स्कॉलर थिंकर है, वो जो ओरिएंटल कल्चर है, मतलब कि अफ्रीका कल्चर, नॉर्दर्न अफ्रीका, एशिया, इनके कल्चर को वो स्टडी इसलिए नहीं करते हैं कि उसके बारे में जान सके, इसलिए क्योंकि उसको डेराइड कर सके, उसको रिडिकुल कर सके, उसको नीचा दिखा सके इन कंपैरिजन टू ऑक्सीडेंटल कल्चर। ये ओरिएंटलिज्म है। तो सैड ओरिएंटलिज्म हो गए।
इमैनुअल वॉलस्टीन, मैंने आपको बार बार बताया है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से गाइडेड थे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहता है? देयर इज ए कोर, एक कोर है और यहाँ बहुत सारे पेरीफेरी हैं, उसके जो अंडर डेवलप्ड नेशन उसके पेरीफेरी है। बहुत मिलता जुलता है डिपेंडेंसी थ्योरी से। ये कोर जो है डेवलप्ड है, पेरीफेरी जो है अंडर डेवलप्ड, उन्होंने बीच में सेमी पेरीफेरी का भी कॉन्सेप्ट दिया। समीर अमीन जो है ये एक जनक है यूरोसेंट्रिसिज्म के, इन्होंने बुक ही लिखा था यूरोसेंट्रिसिज्म। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। विच वन ऑफ दीज वाज द मेजर थीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी? आपको भी मैंने बताया कि एप्टर ने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे बुक लिखा। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या था ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए कि इसमें से ये चूंकि मैंने ऑल ऑफ द एबव दिया है, आप पढ़ लीजिए। मॉडर्निटी इज ए यूरोपियन फिनोमेना and that is decisive events in modernization have occurred purely on European soil। मतलब एक तो ये कॉन्सेप्ट की मॉडर्निटी जो है वो यूरोप में ही आया है, आपको मैंने मॉडर्निटी भी पढ़ाया, इनलाइटनमेंट पढ़ाया है। और दूसरा कि एक पर्टिकुलर पाथ है मॉडर्निटी का, पर्टिकुलर वे है जिससे आप मॉडर्निटी और डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, और वो वही पाथ है जो यूरोपियन कंट्री ने लिया है। और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है थर्ड वर्ल्ड में, वो डेवलप अपने को कर सकते हैं उसी पाथ को फॉलो करके। मतलब हम तो पहले पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए गोल पे, अब आप जो है पीछे पीछे हो, मेरे ही पाथ पे आओ, इसको बिल्कुल नकारा जाता है। पाथ अलग हो सकते हैं, डेवलपमेंट एक गोल है और डेवलपमेंट के भी कई आयाम है, और हर सोसाइटी अपने अपने तरीके से डेवलप कर सकता है, इसलिए ये यूरोसेंट्रिक व्यू है। ऑल ऑफ द वो से सही आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंसी थ्योरी पे है। डिपेंडेंसी थ्योरी बाय एंडर गुंडर फ्रैंक अगेंस्ट विच थ्योरी? ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अगेंस्ट तो हो नहीं सकता है, ये तो उसी टाइप का है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी तो ये खुद है ही। इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट थ्योरी, तो ये तो ऐसे ही मैंने लिखा है। ये बेसिकली मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो मैंने आपको बताया ना, कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का रास्ता है जो यूरोपियन है, और डेवलपिंग नेशन उसी को रास्ते को पकड़ के डेवलप कर सकती है, इसके अगेंस्ट में उन्होंने लिखा था। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अगेंस्ट में लिखा था। यहाँ पे मैंने आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बताया है, जो अभी मैंने कि यूएस फॉरेन पॉलिसी से ट्यून था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अमेरिका ये सोचता था कि इस तरह से हम डेवलपमेंटल असिस्टेंस करें, थर्ड वर्ल्ड को ऐसे गाइड करें कि वो हमेशा हमारे इन्फ्लुएंस में रहें, वो कहीं कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में ना चले जाएं। उसी पे बहुत सारे थ्योरी आए आफ्टर, जैसे ने लिखा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो मैंने आपको बताया। which is not correct about यूरोसेंट्रिसिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मैंने आपको यूरोसेंट्रिज्म पढ़ा है। बेसिकली यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है कि यूरोप के नजरिए से पूरी दुनिया को देखना। मतलब यूरोप बहुत ऊपर है, उसका कल्चर सबसे अच्छा है, वो मॉडर्न हो गया है, उसी तरह से आपको भी फॉलो करना है, उसी के पैटर्न को, उसी के हैबिट के, उसी के वर्ल्ड व्यू को, ये यूरोसेंट्रिसिज्म है। तो आप देख सकते हैं, इट डिनोट जजिंग द नेशन एंड पीपल ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव वर्ल्ड व्यू ऑफ यूरोप। यस, वर्ल्ड व्यू एंड आइडियोलॉजी विच एज्यूम कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ यूरोप, वो मेन स्ट्रीम हो गया, और जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका का वो पेरिफेरल हो गया वो कल्चर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टडीज इन मेजर यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये थोड़ी हो सकता है। वो तो अच्छी बात है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में ब्रांच खोलते हैं। एंड हेजेमनी ऑफ यूरोप इन सोशियो कल्चरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इन ऑल फील्ड, ये भी है, इसलिए सही आंसर है इसमें सी। Which one of these was not critique of Eurocentrism in comparative politics? तो अभी आप जान सकते हैं, जो जितनी डिस्कशन हुई इसी बेसिस पे, कि फ्रैंक तो बिल्कुल हैं, सेइड भी हैं, समीर अमीन भी हैं, डेविड एप्टर क्यों होंगे? डेविड एप्टर ने तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लिखा था, ये तो अमेरिका के पॉलिटिक्स से गाइडेड थे। तो डी सही आंसर है। Which of these is not one of the type category of new institutionalism? अब आप देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मैंने आपको पढ़ाया है, थ्री न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, याद कीजिए उस चैप्टर को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म होते हैं। रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कल्चरल और सोशियोलॉजिकल, और फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल कोई ऐसा है नहीं। स्ट्रक्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो ये फिलोसफिकल तो मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है भटकाने के लिए। ये तीन है, इन सब का मीनिंग क्या है? रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म डगलस नॉर्थ ने दिया था। ये बेसिकली ये कहता है कि रैशनल चॉइस क्या है, कि हर इंडिविजुअल अपने चॉइस में, अपने इंटरेस्ट में जो है काम करता है, हर इंडिविजुअल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन, इस तरह से उसको शेप करता है कि इंडिविजुअल अपना ही
चॉइस केवल नहीं देखता है, अपना इंटरेस्ट नहीं देखता है, वो गाइडेड हो जाता है इंस्टीट्यूशनल नॉर्म से और वहां पे उसका बिहेवियर चेंज होता है। कल्चरल सोशियोलॉजिकल न्यूज़ भी कहता है कि जो ओवर आर्किंग कल्चर है उससे इंस्टीट्यूशनल नॉर्म भी अफेक्टेड होते हैं। वो एक तरह का एक तरह का फीडबैक लूप होता है इंस्टीट्यूशन और कल्चर के बीच में। और स्ट्रक्चरल ये कहता है कि जो मैक्रो स्ट्रक्चर जैसे कास्ट सिस्टम है इंडिया में, तो इस तरह के मैक्रो स्ट्रक्चर से भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अफेक्टेड होता है। सो ये है विच ऑफ द, इसका सही आंसर हो गया सी, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब जो दो इंस्टीट्यूशनलिज्म है, आपको पता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है मॉडर्न में आते हैं, इंस्टीट्यूशनलिज्म तो शुरू से है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो क्या होगा, न्यू जो होगा वो साइंटिफिक होगा, इंपेरिकल होगा, उसका स्कोप बहुत ज्यादा होगा। न्यू इंस्टीट्यूशन में सॉफ्ट जो है इंस्टीट्यूशन को अपनाया गया, रूल रेगुलेशन। जब आपको कोई पूछता है ना इंस्टीट्यूशन क्या है, तो आपको लगता है कि मेरा कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है। नो, वो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में फर्क क्या होता है, जैसे मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कास्ट सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है रूल्स, नॉर्म, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो इस तरह से होता है कि आदमी उससे बच नहीं सकता है, मतलब उसको आपको फॉलो करना ही होता है। इसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशन जो है वही ऑर्गेनाइजेशन को शेप करता है, वही उसको एक 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 तरह का समझिए नॉर्म देता है जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत जब बहुत विकसित हो जाता है सैकड़ों सालों में, तो वो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ले लेता है। जैसे आप कह सकते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मान लीजिए कि 100-200 ईयर तक यदि काम करेगा तो वो एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, क्योंकि एक नॉर्म, वैल्यू, रूल, रेगुलेशन इस टाइप का वो बनाएगा जिससे कि कोई डॉक्टर बच नहीं सकता है। सो ऑल दिस तो आप पढ़ लीजिए, इसमें सही आंसर सी है। मैंने आपको काफी चीजें बता दिया है। सो इन कंपैरिजन टू ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म सफर्ड मोर फ्रॉम यूरोसेंट्रिज्म। जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, old institutionalism suffered more from Eurocentrism and ethnocentrism, not new institutions. New institutionalism कम सफर करता है। अब यहाँ इथनोसेंट्रिज्म एक नया वर्ड आया है, आई होप कि आपको याद होगा। ये यूरोसेंट्रिज्म से मिलता है। इसका मायने ये होता है कि अपने कल्चर के चश्मे से दूसरे कल्चर को जज करने की शुरुआत कर देनी। Who define institution as humanly devised constraint that structure political, economic and social interaction? ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों पूछा है, ये इसलिए क्योंकि अभी जो मैंने इतना ज्यादा आपको बताया इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका सबसे अच्छा डेफिनेशन मुझे यही लगा, और ये डगलस सी नॉर्थ ने दिया है। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए। इट इज ह्यूमनली डिवाइस कंस्ट्रेन है, रूल, रेगुलेशन, नॉर्म, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो स्ट्रक्चर करता है हमारे सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को समाज में। और नेक्स्ट आइए, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या है। आप देख रहे होंगे मैं काफी ज्यादा न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में पूछ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स एंड ओलिसन जो है ये तो इसके जनक हैं, मैंने आपको बार बार बताया है। डगलस सी नॉर्थ ने जो है रैशनल चॉइस न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म दिया, मैंने अभी आपको बताया। विलियम स्कॉट ने जो है, इन्होंने ये बताया कि कैसे इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट को अफेक्ट करता है। इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन का जो को रिलेशन अभी मैंने आपको समझाया वो स्कॉट ने दिया। और जो डी मैगियो एंड पॉवल ने जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया था इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म का। इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनका कहना था कि एक सोसाइटी में कुछ समय के बाद, 50-100 साल बाद, सारे इंस्टीट्यूशन ना एक जैसे दिखने लगते हैं, क्योंकि जो ओवर आर्किंग जो स्ट्रक्चर होता है उससे और कल्चर उससे सभी इतने अफेक्टेड हो जाते हैं कि सब का जो मतलब इंस्टीट्यूशनल नॉर्म, वैल्यू, रूल, रेगुलेशन एक जैसा दिखने लगता है। ये इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ पे केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन के मैंने आपको दिया है कि इन्हीं लोगों ने, थिंकर ने कुछ बुक लिखा है, वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी बुक के थ्रू उन्होंने अपनी थ्योरी दी। जैसे मार्च ओलिसन ने लिखा द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ, डगलस सी नॉर्थ ने लिखा इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एंड स्कॉट ने लिखा इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज, एंड मैगियो एंड पॉवल ने लिखा द आयरन केज रिविजिटेड इंस्टीट्यूशनल आइसोमर। आपको कभी हो सकता है कि ये पूछा जाए, इसलिए मैंने ये दे दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। From which branch of knowledge political system approach in comparative politics evolved? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, आपको पता है सिस्टम किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम होती है, बॉडी में हमारा सिस्टम होता है, ऑर्गेनिक, किसी भी ऑर्गन का अपना अपना सिस्टम है। सिस्टम मतलब कि जो एक ऐसा
एक ऑटोनोमस काइंड ऑफ इंटिटी जिसमें कि बहुत सारे इंटरेक्टिंग पार्ट होते हैं जो मैटर एनर्जी एक दूसरे से जो है ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे को मिल करके एक होल बनाते हैं जो पार्ट से बड़ा होता है और सेल्फ सस्टेनिंग होता है। वो इन्वायरमेंट से जो है इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और इन्वायरमेंट में आउटपुट जो है वो छोड़ देता है, इनपुट आउटपुट। ये जो है एक सिस्टम है, इसके अंदर में प्रोसेस होती है। तो ये जो लिया गया है कंपैरेटिव, इसको पॉलिटिकल सिस्टम भी आप कह सकते हैं, पॉलिटिक्स के रूप में देखें। इकोनॉमिक सिस्टम तो इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम ये बेसिकली बायोलॉजी से लिया गया है। बायोलॉजी के बेसिस पे पहले जनरल सिस्टम थ्योरी आया, क्योंकि बायोलॉजी में ही सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया था, लाइक बॉडी में ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, उसी तरह से अदर जो है डोमेन में सिस्टम को अपनाया गया। तो आंसर है ए। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट सिस्टम अप्रोच। अब इसमें से सिस्टम अप्रोच का कौन सा सही नहीं है? ये तो मैंने जो अभी डिफाइन किया वही डेफिनेशन है पॉलिटिकल सिस्टम का, आप इसको पढ़ लीजिए। Interrelated institution, political activities, political actors and processes which continuously interact with each other and to environment to protect and sustain it. गैब्रियल अल्मंड इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ द सिस्टम अप्रोच। कैसे हो सकता है ये? अभी तो मैंने आपको बताया कि डेविड ईस्टन है इसके फादर, इसलिए सही आंसर है बी। ये दोनों तो सही है। इनपुट जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम में वो होता है डिमांड एंड सपोर्ट या कंसेंट कह लीजिए, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कह लीजिए, एंड लॉ एंड पॉलिसी जो है वो उसके आउटपुट होते हैं। द टर्म ब्लैक बॉक्स इज एसोसिएटेड विद, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ब्लैक बॉक्स यदि आप एक कॉन्सेप्ट से सोचे पॉलिटिकल थ्योरी में किससे जुड़ा हुआ है तो वो सिस्टम थ्योरी से, क्योंकि सिस्टम थ्योरी क्या कहता है कि इसके अंदर हमको झांकने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो एक ये ब्लैक बॉक्स है, इसमें जो है तुम कुछ इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट निकलेगा, इसके अंदर का जो इंटरेक्शन है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से हम कंपेयर कर सकते हैं कंसिडरिंग इट एज ए ब्लैक बॉक्स, इसलिए ये सिस्टम अप्रोच इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। एंटागोनिस्टिक क्लास स्ट्रक्चर, ये तो होगा ही, आपको पता है। सरप्लस प्रोडक्शन होता है, इसमें इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि आप उसको बेच नहीं पाते हैं, गलत हो जाती है। पीरियोडिक क्राइसिस भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, आपको पता है कैपिटलिज्म हमेशा जो है एक से दूसरे क्राइसिस पे जो है जंग करते रहता है। एंड फ्यूजन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन, ये बिल्कुल नहीं है। इसका मायने क्या है समझिए। प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो डोमेन था वो एक तरह से एक था। जो राजा होता था, फेडरल लॉर्ड होता था, यहाँ इंडिया में भी जमींदार थे, सामंत थे, तो वो इकोनॉमिक भी वही वर्चस्व था उनका, और वो इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन भी करते थे लगान के रूप में, और वो पॉलिटिकली भी जो है वो कोअर्सन फोर्स यूज करके पॉलिटिकल डोमिनेंस भी रखते थे। आपको पता है जागीरदार, इक्तादार, ये सब मनसबदार सब दोनों फ्यूज था। लेकिन कैपिटलिज्म ने क्या किया कि ये दोनों डोमेन को अलग कर दिया, ये पॉलिटिकल डोमेन है, ये इकोनॉमिक डोमेन है। अब इंडिया में भी देखिए, अब मुकेश अंबानी जो है वो डोयन है, डायोन है, मतलब इकोनॉमिक डोमेन के, लेकिन वो राज नहीं करते। और जो पॉलिटिकल डोमेन में राज करते हैं, जैसे मोदी जी करते हैं, तो उनके पास वो संपत्ति नहीं है। ये दोनों अलग अलग हो गया है। तो ये जो डोमेन है वो जो अलग हो गया, और पॉलिटिकली जो आपका डोमिनेंस है, फोर्स कोएर्सन, वो करने वाले जो लोग हैं सत्ता, और जो इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन जो प्रॉफिट निकालते हैं लेबर से, मार्क्सिस्ट व्यू में मैं बोल रहा हूं, वो दोनों अलग अलग हो गए। दोनों मोमेंट भी सेपरेट हो गया है, मतलब पॉलिटिकल एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉयटेशन जो मोमेंट है वो भी कैपिटलिज्म ने सेपरेट कर दिया है, इसलिए सही आंसर है डी। द डिक्टम इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने कहा था? इनफैक्ट उसी ने बुक भी लिखा था, इस इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन ने कहा था। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेड है, इसका मतलब मैंने किसी दूसरे एग्जामिनेशन से लिया है, मोस्ट प्रोबेबली यूजीसी नेट से। Which one is not among challenges and contradictions of capitalism? मैंने बहुत सारे चैलेंज बताया। कंट्राडिक्शन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। एक ही टाइम में आप लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी की बात करते हो लिबरल डेमोक्रेसी में, और फ्री मार्केट इकोनॉमी जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है, कैसे आप इसको रिकंसाइल करेंगे? तो ये सही है। सेपरेशन ऑफ टू मोमेंट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अभी मैंने आपको इतना डिटेल में बताया कि ये दोनों जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको सेपरेट कर देता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल को, तो सही है। सप्लाई साइड क्राइसिस, इस पे आते हैं। जॉबलेस ग्रोथ तो होता ही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रोथ इतना ज्यादा होता है मैकेनाइजेशन और मशीन से, कंप्यूटर से, रोबोट से,
कि असेंबली लाइन से, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से कि आदमी की जरूरत कम पड़ती है, जॉबलेस ग्रोथ, सप्लाई साइड क्राइसिस कैसे हो सकता है? आप यहाँ देखिए, ये तो सरप्लस प्रोडक्शन ये करता है, तो सप्लाई साइड तो ऑलवेज ग्लट होता है, क्राइसिस नहीं होती, डिमांड क्राइसिस होती है, डिमांड साइड क्राइसिस होती है। इसलिए सही आंसर है सी। अब आइए हम लोग देखें कि कुछ बुक्स जो कैपिटलिज्म पे लिखे गए हैं, यहाँ थिंकर हैं, बुक हैं, कार्ल मार्क्स को यदि हम मैच करें तो आपको पता है कि दास कैपिटल लिखा, दास का मतलब द कैपिटल कह सकते हैं। मैक्स वेबर आपको पता है, आपको होना चाहिए पता, उन्होंने एक बुक लिखी थी जो बहुत पॉपुलर है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने बहुत बार आपको बताया, मतलब उनका एक थ्योरी था कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो हुआ यूरोप में, उसने कैपिटलिज्म के स्पिरिट को फ्यूएल किया, मतलब प्रोपेल किया। सुम्पीटर ने बुक लिखा था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने एक तरह का इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिया था। एडम स्मिथ ने जो लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, जो इकोनॉमी की एक मास्टर पीस बुक कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए 4 फेजेस मैंने दिए हैं कैपिटलिस्ट इवोल्यूशन के, 5-6 फेजेज हैं और इसका पीरियड दिया है। मोनोपोलिस्ट फेज, जिसको कि फोर्डिस्ट फेज भी बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े जो है फर्म, एक तरह का, जैसे इंडिया में आप देखिए मोनोपोलिस्ट कैपिटलिज्म, आप देखिए कि कैसे अदानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, मतलब 5-6 आप देखिए कि वो पूरे नेशन को कंट्रोल करते हैं। तो उस तरह का अमेरिका में जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 20th सेंचुरी में हुआ था। मर्केंटाइल फेज जो है, जिसमें कि ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म होता था, ये 16 to 18 सेंचुरी में हुआ था। जो एग्रेरियन इवोल्यूशन ऑफ, जो एग्रीकल्चर से कैपिटलिज्म निकला है इंग्लैंड में, वो 16-17 सेंचुरी में हुआ। और नियो लिबरल फेज तो अभी भी वर्ल्ड में चल रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। अब आइए कि इकोनॉमिक सिस्टम यदि देखें और कंट्री को मैच करें, यहाँ मैंने केवल 4 ही लिया, आपको और भी ऐसे बनाया सकते हैं क्वेश्चन। इंडिया, आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम नेहरू जी ने अपनाया, लगभग अभी भी वैसा ही चल रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है अभी भी, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा, कुछ ही बच गए हैं जो कि लाओ, ये सब 4-5 कंट्री ही अभी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट बच गए हैं। नॉर्डिक कंट्री जो है बहुत फेमस है अपने सोशल डेमोक्रेसी के लिए। सोशल डेमोक्रेसी क्या है, जो कि अंबेडकर जी ने भी कहा था, सोशल डेमोक्रेसी एक फ्यूजन है सोशलिज्म का और लिबरल डेमोक्रेसी का। स्टेट जो है काफी कुछ करता है, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल केयर, आपको लगेगा आप किसी सोशलिस्ट स्टेट में है, लेकिन मार्केट के थ्रू करता है वो, वहां पे फ्री मार्केट भी अलाउ किया जाता है। तो नॉर्डिक कंट्री जो है, जिसको स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क बोलते हैं, ये काफी। और यूएसए तो आपको पता है कैपिटलिज्म या न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का चैंपियन है। विच वन इज नॉट अमॉन्ग द मेजर क्राइसिस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम? अभी आपको मैंने बताया कि कैपिटलिज्म का एक फीचर है कि बार बार वो एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस पे जंप करता है। इसमें से कौन सा क्राइसिस नहीं है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस यूएसए में 2008 में हुआ था। बहुत लोगों ने होम लोन ले लिया था, बहुत सस्ता, लेकिन उनको चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, एक ही साथ सभी जो है भड़बड़ा करके डिफॉल्ट हो गया, और उससे पूरी दुनिया में वो जो है वो क्राइसिस फैल गया। फाइनेंशियल क्राइसिस इन साउथ एशियन इकोनॉमिक्स, थाईलैंड से शुरू हुआ था और सब जगह फैल गया, जो एशियन टाइगर इकोनॉमी कहते हैं, 1997 में। और गराज सेल इन ईस्टर्न ब्लॉक नेशन आफ्टर डिमाइस ऑफ यूएसएसआर, ये एक अलग फिनोमिना है। जब यूएसएसआर का डिमाइस हुआ तो एक ही 2-3 साल के अंदर उसके सारे एसेट को जो है प्राइवेटाइज किया गया, औने पौने दाम पे, मतलब बड़े से बड़े फैक्ट्री को आप समझिए कि ऐसे ही आपने गैरेज सेल कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए सही आंसर है डी। Which one is not among the features of socialism? Means of production are mostly owned and operated by state. Yes, ऐसा ही तो होता है। वेलफेयर स्टेट का परिकल्पना होती है, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन, हेल्थ केयर, ब्ला 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 सब देते हैं स्टेट, सबका ध्यान रखता है, ये तो है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसका मायने क्या होता है? जितना आप कमाओगे उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा, ऐसा होगा ही सोशलिस्ट नेशन में। एंड फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, ये जो है मार्क्स का फेमस स्लोगन है कम्युनिज्म के लिए। जो उनका सपना था कि एक ऐसा सोसाइटी बनेगा जो स्टेटलेस होगा, क्लासलेस होगा, प्रॉपर्टी लेस होगा, जहां फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जो जितना काम कर पाएगा वो सोशल प्रोडक्शन में उतना कंट्रीब्यूट करेगा, और सोसाइटी उसको जितना जरूरत होगी उतनी देगी। इसलिए डी इसका सही आंसर है, ये नहीं है सोशलिज्म का पार्ट। ओके, सोशलिज्म पे चलिए कुछ और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विच वन वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ स्टेट सोशलिज्म? देखिए एक तरह का सोशलिज्म जहां की जो 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 मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी ओन नहीं करती है, स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी ओन करती है।
तो स्टेट सोशलिज्म जैसे यूएसएसआर में था, चाइना में भी है, ईस्टर्न ब्लॉक नेशन में भी था, उसके क्या इसमें से फीचर नहीं है। तो सिंगल पार्टी रूल तो था ही, बिल्कुल एक ही पार्टी कम्युनिस्ट रूल करती थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आते हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन था, जो लेनिन ने कहा था। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन क्या है कि वहां डेमोक्रेसी थी लेकिन पार्टी एक था। तो कैसे डेमोक्रेसी मेंटेन करते थे, वो लेनिन ने बनाया था। उनका कहना था कि हर आदमी जो हमारे सोसाइटी में है वो एक इलेक्शन में भाग ले। सबसे नीचे लेवल पे सब लोग इलेक्ट करके जो है वो छोटे जो कम्यून है या ट्रेड यूनियन के जो मेंबर हैं उनको चुने, फिर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, फिर अपने वो डिस्ट्रिक्ट जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को चुने, वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं फिर जो 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 सोवियत लीडर होंगे उसको चुनेंगे और सोवियत लीडर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी चुनेंगे। तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब डेमोक्रेसी होगी लेकिन एक सेंट्रलाइज वैनगार्ड पार्टी होगी। तो ये भी था। एंड टोटलिटेरियन स्टेट तो था ही, मतलब कि टोटलिटेरियन स्टेट क्या होता है, जो स्टेट आपके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे, आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या इंटरटेन करना है, कौन सा चैनल देखना है, सभी कुछ मतलब सब डिसाइड जो है वो स्टेट करने लगे। कोई आपको फ्रीडम नहीं रहे। तो फ्रीडम नहीं है तो फिर ये कहाँ होगा, ये तो होगा नहीं। इसलिए बी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगा। सिविल लिबर्टी भी बहुत कर्टेल रहेगी। विच वन इज नॉट अमॉन्ग द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिज्म। अब देखिए कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में फर्क समझिए, ये क्वेश्चन आपको वहां ले जा रहा है। सोशलिज्म है कि सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, बस इतना है। लेकिन कम्युनिज्म है कि कोई स्टेट ही नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगा, जो कि यूटोपिक व्यू है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो रॉबर्ट ओवन जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने अमेरिका में जाके न्यू हार्मोनी टाइप का एक कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट बेस्ड मतलब सोसाइटी खोला, जहां पे कि मार्क्स के व्यू जैसे समझिए कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड टाइप का करने की कोशिश थी, जो कि फेल हो गया। तो ये है किबुत्ज जो है इजराइल में एक ग्रुप है कलेक्टिव फार्मिंग का, जो कि सब लोग मिल करके फार्मिंग करते हैं उसी कम्युनिस्ट के बेसिस पे, कोई ओन नहीं करता संपत्ति इंडिविजुअल। तो ये है कम्यूज जो चाइना में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिज्म का सबसे बड़ा मॉडल, वहां भी कलेक्टिव फार्मिंग होती है। और इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ रेस्ट वाइल यूएसएसआर, यूएसएसआर में जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसको स्टेट सोशलिज्म कह सकते हैं, उसको कम्युनिज्म नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये सही नहीं है। डी इसका सही आंसर है। विच वन वॉज नॉट वन ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। ईस्टर्न ब्लॉक नेशन क्या था? जो यूएसएसआर है वो तो कोर था, और उसके जो सैटेलाइट स्टेट जैसे जो थे ईस्टर्न ब्लॉक में, जिसको आयरन कर्टन से उन्होंने वेस्टर्न नेशन, वेस्टर्न यूरोप से सेपरेट कर दिया था, उसको ईस्टर्न ब्लॉक नेशन बोलते थे, जिसमें कि आता था रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड मेनी मेनी अदर कंट्री जो है वो आता था। लेकिन युगोस्लाविया उसमें नहीं आता था। युगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट स्टेट जरूर था, लेकिन टीटो के टाइम से ही वो नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया, ना उसने रशियन ब्लॉक को ज्वाइन किया यूएसएसआर को, ना ही यूएसए को। इसीलिए युगोस्लाविया कभी उसका पार्ट नहीं रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए। अब ये देखिए प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म मैंने दो लिया है, एक अर्ली है एक मॉडर्न है। अर्ली में देखें तो जॉन बेल, जॉन बाल कह सकते हैं। जॉन बाल जो है ही वॉज ए रिवोल्यूशनरी प्रिस्ट इन लेट 14th सेंचुरी इंग्लैंड। उन्होंने जो है एक मेजर पीजेंट रिवोल्ट किया था अगेंस्ट लॉर्ड्स, तो ये सही है। थॉमस मुंजर जो है जर्मनी के थे, ही स्टेट द मूवमेंट टू इन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट नोबिलिटी, तो ये भी सही है। थॉमस मूर ने जो है यूटोपिया, इनफैक्ट उन्होंने बुक लिखा और जो बहुत फेमस हुआ, यूटोपिया कॉन्सेप्ट दिया, एक एन इमेजिन्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी, उसी बेसिस पे जैसे रॉबर्ट ओवन ने अपना बनाया और अदर्स ने जो कोशिश करने की कोशिश की, वो थॉमस मूर ने दिया था यूटोपिया। तो ये आप भूल नहीं सकते हैं। और चार्ल्स फूरियर एक फ्रेंच थे, उन्होंने फ्रेंच सोशल थ्योरिस्ट हु एडवोकेटेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कम्युनल एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स नोन एज फैलांग्स। तो ये जो है फैलांग से एसोसिएटेड हैं चार्ल्स चार्ल्स फूरियर। ये सारे लोग जो है सोशलिज्म के अर्ली प्रोपोनेंट थे। तो ये सारा सही मैच है, ऑल करेक्ट है। अब यहाँ पे आइए, जो मॉडर्न जमाने में एम एन रॉय आप नहीं भूल सकते हैं कि ये फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया में, बहुत बड़े सोशलिस्ट जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा ताशकंद में 1920 में। लेनिन को आप नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने की बोल्शेविक रिवॉल्यूशन किया उन्होंने। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का उन्होंने थ्योरी दिया। इंपेरियलिज्म एज हाइट ऑफ कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया, ये भी उन्होंने कहा। रिवॉल्यूशन लेड बाय वैनगार्ड पार्टी, ये मैंने सब क्यों दे दिया कि आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये इसको मैच करने आए, किसी में सब नहीं आएगा, मैंने दिया है आपको। माओ जेदांग जो है वो सुप्रीम कम्युनिस्ट लीडर थे, जिनके नेतृत्व में 1949 में चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट बना। उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन का
वहां पे एक जनक माने जाते हैं। और कम्युनिज्म जो रूरल सोसाइटी में, वो एक अलग तरीके से, मार्क्स ने तो ये कहा था कि प्रोलेटेरियन का ये मूवमेंट होगा, जो ट्रेड यूनियन, जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर कैपिटलिस्ट, यहाँ पे वो जो है गांव देहात में ले गए कम्युनिज्म को, माओ जेदांग, और कल्चरल रिवॉल्यूशन भी किया। सेंट सेमन जो है वो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट फादर ऑफ सोशलिज्म, ये और अगस्त कॉमेंटे जो है। तो सेंट सेमिन जो है फाउंडर ऑफ फ्रेंच सोशलिज्म एज वेल एज मॉडर्न थियोरेटिकल सोशलिज्म के जनक हैं सेंट साइमन। अब आइए हम लोग कुछ रिवॉल्यूशन देखें जो ईस्टर्न ब्लॉक, जो एक का एक, मतलब सब समझिए कि वो एक एक करके छिटक गया यूएसएसआर से, सब इंडिपेंडेंट हो गया बहुत छोटे पीरियड में, 1980s के लास्ट में। उसमें कुछ रिवॉल्यूशन लेते हैं, और एक मैंने जस्ट मैच करने के लिए यूक्रेन का भी लिया है, जो कि उसके बाद की घटना है। वेलवेट रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? तो ये जो है चेकोस्लोवाकिया में हुआ था 1989 में। वेलवेट रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं, कोई उसमें खून खराबा नहीं हुआ और वो सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके पहले, बहुत साल पहले, 20 साल से भी पहले, प्राग स्प्रिंग हुआ था चेकोस्लोवाकिया में। वो प्राग राजधानी थी वहां की, उसको तो कुचल दिया गया था टैंक से। उस समय तो ये होता था ना कि ईस्टर्न ब्लॉक में कहीं कोई रिवॉल्यूशन हुआ कम्युनिज्म के अगेंस्ट में, इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब नेशनलिस्ट जिसको भावना बोलते हैं कि भाई हम अलग होना चाहते हैं हम यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से, तो वहां यूएसएसआर जो है अपनी टैंक भेज देता था, वहां कुचल देता था। तो प्राग स्प्रिंग को भी कुचल दिया गया 1968 में। सॉलिडारिटी मूवमेंट जो है, इसके लीडर लीक वलेसा थे। लीक वलेसा ने एक स्टार्ट किया 1980s में पोलैंड में, एक तरह का वर्कर, स्टूडेंट और सब अल्टर्न क्लास मिलकर के एक ग्रुप बनाया, उसको सॉलिडारिटी कहते थे। और उन्होंने कम्युनिस्ट रेजिम को 1989 आते आते करीब 10 साल तक मूवमेंट चला, उसको पलट दिया। ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में हुआ था 2004-5 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्विज है, बेसिकली दीज आर क्विज। क्विज जब मैं बोलता हूं तो ऐसी जो कि आपके जहन में आनी चाहिए, जैसे कि वेलवेट रिवॉल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक खनकना चाहिए कि ये कोई आंसर क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ये सुनने में अजीब लगता है ना, प्राग स्प्रिंग, जैसे कि अरेबियन स्प्रिंग। तो ऐसा जो भी आपको यूनिक जैसा लगेगा वही क्विज क्वेश्चन बनता है। विच वन इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिमाइस ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर जो है वो बहुत सडनली इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिमाइस हुआ, उसके कौन से ये फैक्टर नहीं थे? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ मिखाइल गर्बाचोव। मिखाइल गर्बाचोव सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इसके डिमाइस के लिए। उन्होंने खुद, समझिए कालिदास की तरह, जिस ब्रांच पे बैठे थे उसी को उन्होंने काट दिया। ऑफ कोर्स अच्छा किया या बुरा ये हिस्ट्री बताएगा। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्वालिटी, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर था। इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, इतना वो पीछे रह गए कि वहां के लोगों को बुरा लगने लगा, तो वो रिवोल्ट में वो साथ हो गया एक तरह से। तो ये भी सही है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड रीगन इन यूएस एंड मार्गरेट थैचर इन यूके, ये क्यों होगा, वो तो अपना देख रहे थे। ऑफ कोर्स उनका कुछ रोल था, लेकिन इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रिपब्लिक ऑफ यूएसआर। यूएसएसआर जो 15 स्टेट को अपने अंदर शामिल किए हुआ था, लाइक इस्टोनिया, लिथुआनिया और यूक्रेन एंड जो जो कजाकिस्तान एंड मेनी अदर, जो 15, एक रसिया था, तो उन सब में सॉरी, नेशनलिज्म की भावना बहुत जोर से उभार पे थी कि हमारा अपना वजूद होना चाहिए, हम क्यों रसिया के एक तरह से वर्चस्व में रहेंगे। तो ये भी एक रीजन था, इसलिए सही आंसर है सी। व्हाट वाज शॉक थेरेपी? अब अगेन देखिए, एक क्विज क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। शॉक थेरेपी क्या था? सडन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, जो शॉक की तरह हुआ? नहीं, ये नहीं था। ग्लासनोस एंड प्रेस्टोरिका जो मिखाइल गर्बाचोव ने लाया, ग्लासनोस मतलब पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड प्रेस्टोरिका मतलब इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये दोनों इनके ट्विन पॉलिसी थे, जो कि एक जिन की तरह निकले और यूएसएसआर को डिमाइस कर दिया, लेकिन वो भी नहीं है। शॉकिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक, वो भी नहीं है। बेसिकली ये है बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टू मार्केट इकोनॉमी इन ईस्टर्न ब्लॉक नेशन। हुआ ये कि जैसे ही ईस्टर्न ब्लॉक नेशन यूएसएसआर के चंगुल से छूटा 2 साल में, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका ने वहां पे ऑल ऑफ ए सडन जो है उसको मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और उसको शॉक थेरेपी बोलते हैं। उसकी पूरी इकोनॉमी थरथरा उठी और पूरा उसका गैरेज सेल हो गया। तो गैरेज सेल शॉक थेरेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सही आंसर है डी। आइए अब हम लोग कोलोनियलिज्म पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं।
कोलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म बहुत ही मिलता जुलता मायने वाले दो शब्द हैं, इसको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है, लेकिन इसमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है इन दोनों के बारे में। प्रैक्टिस ऑफ कोलोनियलिज्म इज ड्रिवन बाय द आइडियोलॉजी ऑफ इंपेरियलिज्म, ये सही है। इंपेरियलिज्म एक आइडियोलॉजी है और कोलोनियलिज्म उसका वन ऑफ द मेथड है। कोलोनियलिज्म इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंपेरियलिज्म, तो ये सही है। ऑल कोलोनियलिज्म इज इंपेरियलिज्म बट ऑल इंपेरियलिज्म इज नॉट कोलोनियलिज्म, ये बिल्कुल सही है। इसलिए जितने भी कोलोनियलिज्म है वो तो इंपेरियलिज्म है ही, लेकिन जो इंपेरियलिज्म है सारे कोलोनियलिज्म नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अभी भी माना जाता है कि अमेरिका का एक तरह से दबदबा है, इंपेरियल उसका जो है वो रूल है बहुत सारे कंट्री पे, लेकिन वो कोलोनियलिज्म नहीं है। कोलोनियलिज्म क्या होता है बेसिकली, आप यहाँ पे मैंने दे दिया है, जहां पे कि फिजिकली जो है जो कॉलोनियल मास्टर्स होते हैं उनके लोग को जाना पड़ता है, वहां जाके वो बसते हैं वहां पे, ऑफ कोर्स माइनॉरिटी, और वहीं जाके कंट्रोल करते हैं। इसको कोलोनियलिज्म बोलते हैं। जैसे कि इंग्लैंड के लोग यहाँ आए, उस तरह से यूरोप के लोग डिफरेंट कंट्री में गए, दूर से आप कोलोनियलिज्म नहीं कर सकते हैं। देर इज नो लेक्सिकल डिफरेंस बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। लेक्सिकल का मतलब होता है कि वोकेबुलरी में, वर्ड में, क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? है, दोनों में डिफरेंस है, वही तो हम लोग बता रहे हैं, इसलिए ये सही नहीं है, सी। एंड डी भी सही है। लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ट्रीट्स ग्लोबल कैपिटलिज्म लेड बाय फ्री ट्रेड एंड फ्री मार्केट एज फॉर्म ऑफ मॉडर्न कोलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में माना ही जाता है, इसलिए ये सही है। इसका सही आंसर है कि लेक्सिकल डिफरेंस है कोलोनियलिज्म, और ये यहाँ पे मैंने उसकी लेक्सिटी भी दे दी है। लेक्सिकल डिफरेंस क्या है आप पढ़ लीजिए। ये कोलोनस लैटिन वर्ड से निकलता है, ये इंपेरियम से निकलता है, इसका मतलब होता है टू कमांड, इसका मतलब होता है टू फार्मिंग, मतलब वहां कहीं जा करके आप जो कॉलोनी बसाते हैं तो वहां एक तरह से आप, मतलब आप एक वर्जिन लैंड पे जाके फार्मिंग करते हैं, लाइक दैट, अपना बनाते हैं। अब यहाँ देखिए एक कॉलोनियल पावर है और उसके कॉलोनीज हैं, उसको मैच कीजिए। इंग्लैंड का जो है नाइजीरिया है, फ्रांस का जो है वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया ने 1950s में वॉर किया, उससे फ्रांस बहुत हिल गया था वहां पे कि फिफ्थ रिपब्लिक आया था, तो अल्जीरिया उसका बहुत इंपॉर्टेंट अफ्रीका में कॉलोनी था। नीदरलैंड की कॉलोनी जो है वो सूरीनाम है, इसको डच आप पहले बोलते थे। सूरीनाम एक टिप जैसा है साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में। और स्पेन जो है, जो कि लगभग पूरे लैटिन अमेरिका पे शासन करता था एक टाइम में, उसकी चिली जो है, चिली, पेरू एंड अदर्स। यहाँ मैंने आपको जस्ट दे दिया है, आप, मैंने तो केवल एक मिला है, कहीं से भी आपको दिया जा सकता है, तो आप देख लीजिए इंग्लैंड के कौन थे, फ्रांस के कौन थे, और मेरे पीपीटी में और कहीं से भी दूसरे दूसरे कंट्री का भी पढ़ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन डीकोलोनाइजेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें से कुछ कॉलोनियल राइटर हैं, उन्होंने बुक लिखा है जिससे कि जो फ्यूएल हुई जो आइडियोलॉजी डीकोलोनाइजेशन का, जैसे चिनुआ अचीबे हैं। चिनिया अचूबे जो है नाइजीरिया के थे, इन्होंने लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत फेमस बुक है कोलोनियलिज्म पे, आपको याद रखना चाहिए। जोसेफ कॉनार्ड जो है वो पोलिस ब्रिटिश थे, इन्होंने जो है लिखा था हर्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी काफी इन्फ्लुएंशियल बुक थी कॉलोनियलिज्म पे। फ्रेंच फैनन जो है वो सबसे ज्यादा लिखने वाले और सबसे इन्फ्लुएंशियल जो कॉलोनियल राइटर रहे वो फ्रेंच फैनन है। ये फ्रेंच वेस्ट इंडीज थे, फ्रेंच वेस्ट इंडीज उसकी जो कॉलोनी थी फ्रेंच की, उसके रहने वाले थे। और इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा, उसमें से एक मैंने यहाँ दिया है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसके दो यहाँ पे और मैंने फैनन का दिया है, ए डाइंग कॉलोनियलिज्म एंड रेचेट ऑफ द अर्थ। आपको ये सब याद रखना चाहिए। एंड एडवर्ड सेड, तो मैं दूसरी बार बता रहा हूँ कि ओरिएंटलिज्म इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोनलाइजिंग पावर इनकरेजेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेटलिंग ऑफ ए नॉन नेटिव ग्रुप over land occupied by an indigenous people, such form of colonialism is called। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, अब यहाँ पे ब्रिटिश मान लीजिए इंडिया को अपना कॉलोनी बसाए, लेकिन खुद यहाँ पे बसने के बजाय सपोज कीजिए कि वो अ, अमेरिका के कुछ पूरे ह्यूज मान लीजिए क्यूबेक प्रांत है कनाडा का, वहां के लाखों लोगों को इंडिया में बसा दे, तो इसको कहते हैं सरोगेट कॉलोनियलिज्म। ये सब तो मैंने ऐसे ही दिया है भरमाने के लिए, लेकिन सरोगेट कॉलोनिज्म का इसका दो एग्जाम्पल जो है रियल एग्जाम्पल है। इंग्लैंड ने क्या किया, इजराइल जो अभी आप देख रहे हैं, जो ज्यूज थे और जायोनिस्ट थे, ये पूरी दुनिया में फैले हुए थे, उनको जगह जगह से उन्होंने उस जगह पे बसाया जहां की जेरूसलम और इन सब के आसपास में, और उसको इजराइल बाद में नाम दिया गया। वो एक सरोगेट कॉलोनिज्म था। इसी तरह से
जो साउथ अफ्रीका था वहां पे व्हाइट लोगों को बसाया गया जगह जगह से ला करके डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से। तो सरोगेट कॉलोनिज्म मतलब खुद आप वहां नहीं बसते लेकिन दूसरे को बसाते हो एक कंट्री को कॉलोनी बना करके। सरोगेट का मतलब होता है क्या, जैसे कि सरोगेट मदर वो होती है जो एक्चुअल मदर नहीं है लेकिन वो मदर का काम करती है। विच वन was not one of the features of decolonization। डिकोलोनाइजेशन के बहुत सारे फीचर हैं। सडननेस, 25 साल में सारा कुछ ढह गया और डिकोलोनाइज हो गए सारे वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, तो ये तो सही है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ homogeneous nation state concept on historically multilingual multi-religious multi-ethnic heterogeneous society के ऊपर थोप दिया गया एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो यूरोपियन था, जो यहाँ पे अभी भी फिट नहीं बैठता, तो ये भी सही है। क्वाजाई स्टेट नेचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल नेशन स्टेट, कभी ये ठीक से स्टेट बन नहीं पाए, नेशन भी नहीं बन पाए, तो नेशन बिल्डिंग स्टेट बिल्डिंग इनके लिए एक चैलेंज रहा क्योंकि नेशन स्टेट का कल्पना ही ऊपर से थोपा गया था, इसलिए ये भी सही है। कॉलोनियल मास्टर हेल्पिंग इन बोथ नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग, वो क्यों हेल्प करने लगे, वो तो बैठ के तमाशा देख रहे हैं, तो वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सही नहीं है और ये डी है। लेकिन इनको करना पड़ता है, इस तरह के पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को एक ही साथ अपना नेशन भी बनाना पड़ता है और स्टेट भी बनाना पड़ता है। आइए एंटी कॉलोनियल लीडर्स को कुछ याद करें। ये लीडर्स हैं प्रोमिनेंट, वो उनके कंट्री हैं। यू नू जो है आपको नाम से आप पकड़ सकते हैं, ये बर्मा या म्यांमार के लीडर थे जिन्होंने फाइट किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए। जूलियस नेरेरे ने फाइट किया तंजानिया के इंडिपेंडेंस के लिए। हो ची मिन ने फाइट किया, एक पूरी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, वियतनाम वॉर जिसको आप कह सकते हैं, वो हो ची मिन ने लड़ा और बाद में नॉर्थ वियतनाम के प्रेसिडेंट बने और वियतनाम के भी प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर थे। क्वामे निक्रुमा जो है, कई बार मैंने आपको बताया है, वो घाना के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने उसको आज़ादी दिलाई। ये सारे लोग आज़ादी अपने अपने कंट्री को उन्होंने दिलाया कॉलोनियल मास्टर से। हु गेव 3 स्टेज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एज प्रोटो नेशनलिज्म, द राइज ऑफ न्यू लीडरशिप एंड देन मास मूवमेंट। ये 3 स्टेजेस उन्होंने बताया कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का होता है। ये कौन थे, ये बेसिकली आप याद कर लीजिए, ये जियोफ्री बार्लॉ थे, ये इंग्लिश हिस्टोरियन थे। ये सब तो मैंने ऐसे ही दिया है, तो सही आंसर है ए। इसको याद कर सकते हैं आप, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन यदि कोई पूछे तो ऐसा पूछ सकता है। विच वन वॉज नॉट वन ऑफ द कंट्री विच विटनेस्ड वायलेंट इंडिपेंडेंट। बहुत सारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो बहुत वायलेंट हो गए। इंडिया का तो चलिए पीसफुल जैसा रहा, लेकिन अल्जीरिया में, कॉन्गो में, अंगोला में बहुत वायलेंट रहा। केवल घाना में पीसफुल रहा जो इंग्लैंड की थी, इसलिए सही आंसर इसमें जो है सी। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज गलत है, विच वॉज नॉट वन ऑफ द कंट्री विच विटनेस वायलेंट, ऐसे पढ़िएगा, विच वॉज नॉट वन ऑफ द कंट्री विच विटनेस वायलेंट इंडिपेंडेंट। ये 2 क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट से लिया है, थोड़े ऑकवर्ड हैं लेकिन आपको इसलिए दिया है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो क्यों ना देख लिया जाए। रिलेटेड टू योर comparative politics, which one of the following approaches theories was first started as critique of डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। एक ही साथ डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को भी, दोनों को क्रिटिक करता हुआ यदि कोई थ्योरी होगा तो केवल वो इलीट थ्योरी हो सकता है। इलीट थ्योरी क्या कहता है कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे सोशलिज्म हो, एक्चुअली राज करेगा कुछ ग्रुप ऑफ इलीट। जो इलीट होंगे पॉलिटिकल इलीट, कॉर्पोरेट इलीट एंड मिलिट्री इलीट। ये जो है मिल करके एक जो है इलीट का ग्रुप बनाते हैं। पावल ने जो है वो इलीट, सॉरी राइट ने जो है वो, राइट मिल्स ने जो है इलीट थ्योरी दिया था। तो इलीट थ्योरी और बहुत लोगों ने भी दिया है, जैसे इलीट थ्योरी जो है पैरेटो ने भी दिया है, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स एंड ऑल। इलीट थ्योरी जो है वो यही कहता है कि कहने को सब ढोंग है कि डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, एक्चुअली जो शासन कुछ ओलिगार्क करते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल करते हैं जो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, केवल मेथड अपनाते हैं वो डेमोक्रेसी का या सोशलिज्म का। तो ये इलीट थ्योरी इनको काटता है। Who said that the structural functional approach was weak in change, the social process approach was weak in politics, and the comparative history approach was weak in theory? ये हटिंगटन ने कहा था, इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप इसको जस्ट देख सकते हैं कि शायद कभी आपको कुछ काम आ जाए इस टाइप की अर्बिट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैविंग पेशेंस। एंड ये सब जो है कांटेक्ट है, आप मुझे लिखिए, आप लिख भी रहे हैं, मैं जहां तक संभव होगा मैं जवाब दूंगा और मैं आगे भी इसको जारी रखूंगा। इससे पहले कि आप लोग एग्जामिनेशन आ जाए मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग फिनिश करें, और एक तरह से ये रिवीजन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपने को रखें सेफ, अपने परिवार को रखें सेफ और करें सबकी मदद इस आपदा काल में। सो बाय, सी यू नेक्स्ट।